हेलो दोस्तों, पीसीएस विंडो की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इन्वायरमेंट का पार्ट 1, ठीक है। और उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट पार्ट 2, ठीक है। तो इसको हम लोग जल्दी से ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि वीडियो को जल्दी जल्दी ख़त्म करवाया जाए, रिवीजन के लिए बहुत समय। बिल्कुल सही बात है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए। पीडीएफ के लिए हर बार की तरह इस बार फिर आपको बताएंगे कि हम लोगों के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पीसीएस विंडो ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, 2-4-5 दिन पहले जाएंगे तो आपको एक ग्रुप लिंक मिलेगा। ग्रुप लिंक स्पेशली 70th बीपीएससी के लिए बनाया गया है, ठीक है। उस ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें सभी पीडीएफ जो है, क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया हुआ है और ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया हुआ है कि हौच पौच हो जाए, ठीक है। बहुत आप चाहेंगे तो उसको 2-3 घंटे में रिवाइज उसको कर लेंगे, पूरा क्विज ख़त्म कर लेंगे, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस विंडो से जुड़ जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो अगला है यूएनसीसीडी। ये आपको मालूम होगा, ये यूएन का जो है इनिशिएटिव है डिजर्टिफिकेशन को, जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसको रोका जाए इसके लिए। तो आपको मालूम होगा कि रियो जो समिट हुआ था 1992 में, तो जो रियो समिट हुआ था तो इसमें जो है 3 ग्लोबल एग्रीमेंट मेनली जो है जाने जाते हैं उसके लिए। पहला है यूएनसीसीडी, दूसरा है यूएनएफसीसी और तीसरा सीबीडी, कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये 3 जो फेमस थे रियो में 1992 में। तो इसके बारे में ये यहाँ पे लिखा गया है कि इसको इसी के तहत डिस्कस किया गया था और इसका ऑफिशियली इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। अब ये देखना है कि ये तीनों में जो है सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये, जिसमें 196 कंट्री जुड़े हुए हैं और ईयू भी इसका मेंबर है। तो इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन था। इसके बारे में और भी आपको डिटेल पढ़ना हो तो आप अलग से जाकर उसको पढ़ सकते हैं। हम लोगों को एकदम शॉर्ट में ख़त्म करना है इसको, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो है नोट कर लिया गया। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1987 में इसको साइन किया गया था। ग्लोबल ट्रीटी टू एलिमिनेट प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो जो ओजोन डिप्लीशन कर रहे हैं उसमें कौन कौन से सब्सटेंस हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो उसी को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, उसका जो है जिस तरह ओजोन का क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर वियना कन्वेंशन, ठीक है, जो कि 1985 में लाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद किगाली अमेंडमेंट भी इसी से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, ठीक है, जो कि 2016 में ये अडॉप्ट किया गया था और ये फोर्स में आया था 2019 में। क्वेश्चन आ सकता है कि किगाली एग्रीमेंट किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसमें फेज डाउन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ HFC, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में, इसको किस तरह से फेज डाउन किया जाएगा और इसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को कैसे लिमिट किया जाएगा, इसके संदर्भ में किगाली एग्रीमेंट बात करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26th कमेटी ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कंक्लूडेड, ठीक है। तो भाई ये कंक्लूड हो गया। तो ये कहाँ हुआ था, तो पहला चीज़ ये हुआ था कि ये हुआ था कोच्चि में। ये आपको ध्यान रखना है कि अंटार्कटिक पे जो सलाहकार का मीटिंग है, कंसल्टेटिव मीटिंग, वो कोच्चि केरला में हुआ है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस ने क्या किया है, इसको होस्ट किया है यहाँ पे भारत में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अंटार्कटिक के बारे में। अगला ये है कि ये साइन कब हुआ था, तो 1959 में वाशिंगटन में साइन हुआ था। उसके बाद 1961 में ये फोर्स में आया और इंडिया हैज़ बीन ए कंसल्टेटिव पार्टी सिंस 1983। तो हमें इंडिया कब से याद रखना है हमें कि 1983 से सलाहकार रह चुका है, ठीक है। और अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन क्या है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये आर्कटिक नहीं है, अंटार्कटिक और आर्कटिक दो होते हैं, एक नॉर्थ पोल पे और एक साउथ पोल पे। तो आपको अंटार्कटिक के बारे में
ध्यान रखना है, ठीक है। आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों के बारे में ध्यान रखना है। तो हम जब बात कर रहे हैं वो अंटार्कटिक की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से हमारे अंटार्कटिका में हैं रिसर्च स्टेशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 में वहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, मैत्री जो 1989 में, और भारती जो 2012 में। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है। तो क्या है रिपोर्ट का नाम है अनटैप्ड कलेक्टिव इंटेलिजेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, ठीक है। इसको यूएनडीपी ने किया है। अगला रिपोर्ट देखते हैं, यूनेस्को रिलीज स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट। आपको पहले इसमें पढ़ाया होगा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन करता है, ठीक है। अगर आपको मालूम होगा तो ये आप ज़रूर बताइएगा। इसको मैं बता चुका हूँ कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है। अब ये है स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट। तो आपको ध्यान में रखना है ये यूनेस्को जारी करता है। यूनेस्को के अंतर्गत एक संस्था है, ठीक है, जो ओशियन से संबंधित कार्य करती है। उसको आप जाके पढ़िएगा उसके बारे में। इस बार जो अशोक, चंद्रगुप्त और कालपत्रु, ठीक है, ये 3 सी जो है सी में खोजा गया है जगह को, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें जो है यूनेस्को की एक संस्था है, उसका भी हाथ है, ठीक है, उसने भी इसमें काम किया है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कभी आ जाए इस ओशियनिक से तो ऐसा नहीं कि यूनेस्को को एजुकेशन से लेके और साइंस मतलब लेके इसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। इस पर भी काम करती है। अगला स्टेट ऑफ ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज़ किया है। स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट कौन किया है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये कार्बन प्राइसिंग, तो कार्बन जो प्राइसिंग रेवेन्यू है, ये एक तरह से देख लीजिए ना, कार्बन क्रेडिट होता है। जैसे कि देशों को कहा जाता है कि भाई तुम इतना कम करोगे, और मान लेते हैं कोई ऑलरेडी कोई संस्था है जो कम कार्बन उत्सर्जन किया है, तो वो क्या करता है, बोलता है कि चलो भाई मेरा इतना लिमिट था, मैंने इतना किया, तो अब क्या करता हूँ वो क्रेडिट कर देता हूँ, भेज देता हूँ किसी दूसरे को, उसके बदल में कर लेगा, दूसरा कोई कर लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कार्बन को जो जलवायु परिवर्तन है उसको कम करने में मदद मिलती है, और CO2 ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता है। इसके लिए ये पहल है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये है CP रेवेन्यू जो है, कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यू इन 2023 एक्सीडेड $100 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। समझ लीजिए कि ये 100 बिलियन तक चला गया। और कार्बन प्राइसिंग क्या होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट अटैच ए लॉस टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन टिपिकली थ्रू CO2 प्राइसिंग मैकेनिज्म। तो जैसा मैंने बताया कि जो भी लॉस होता है ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है, उसको बचाने के लिए किस तरह का मैकेनिज्म है, इसके बारे में ये बात करता है। आगे देखते हैं कि बिस्लेरी हैज़ पार्टनर विथ टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज टू कंडक्ट स्टडी एंड विल शेयर इट्स फाइंडिंग विथ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर वाटर क्रेडिट फॉर बेवरेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बिस्लेरी ने क्या किया है कि टेरी स्कूल के साथ जो है पार्टनरशिप किया है, और ये क्या करेगा तो स्टडी करेगा और ये शेयर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये क्या है कि वाटर क्रेडिट के बारे में, जो बेवरेज इंडस्ट्री हैं, जो हमारे पेय पदार्थ वाले इंडस्ट्री हैं, उद्योग हैं, उसमें वाटर क्रेडिट के संदर्भ में स्टडी करेगा और उसको डाटा शेयर करेगा। तो ये पहल किसने किया है, तो बिस्लेरी ने किया है। तो वाटर क्रेडिट होता क्या है, ठीक है, ये कार्बन क्रेडिट पढ़े हैं ना, तो इसी तरह से वाटर क्रेडिट होता होगा। जब जल के संरक्षण से ही काम में आएगा ना वाटर क्रेडिट, आखिर क्यों करेगा कोई वाटर क्रेडिट। तो ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म सिमिलर टू कार्बन क्रेडिट, ठीक है, विच इंसेंटिवाइज वाटर कंजर्वेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। नासा अगला है, नासा लॉन्चेस ए स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट टू मेजर हीट लॉस फ्रॉम अर्थ पोल। अर्थ पोल से जो हीट लॉस होता है उसके बारे में नासा ने अपना स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौन कौन सा किया है, तो नासा हैज़ लॉन्च वन ऑफ द 2 क्लाइमेट स्टेट सैटेलाइट्स। इसका नाम है प्री फायर, ठीक है, प्री फायर, इसका नाम है प्री फायर पोलर रेडिएशन एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। इट विल हेल्प साइंटिस्ट टू बेटर अंडरस्टैंड द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट। तो इसके बारे में अगला है, यूएन सेक्रेटेरिएट
यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN इसको फेमस रूप में जाना जाता है। तो ये क्या करता है कि डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है जारी किया है 2024 में। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये इस्टेब्लिश कब हुआ था SDSN? ये 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था। वर्क्स अंडर किसके? यूएन सेक्रेटरी जनरल के अंतर्गत काम करता है। ये प्रमोट करता है किसको? SDG को। ठीक है, कैसे SDG को प्रमोट किया जाएगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन को। तो इसमें क्या है कि जो SDG डेवलपमेंट रिपोर्ट आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, ये रिपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इस बार के लिए, ये पूछा जा सकता है। तो कह रहा है कि ऑन एन एवरेज ओनली 60% ऑफ ऑल SDG टारगेट आर ऑन ट्रैक टू बी मेट ग्लोबली। भाई SDG गोल को कब तक पूरा करना है, ये हमको मालूम होगा कि SDG गोल को कब पूरा करना है, तो 2030 तक हमारा टारगेट है पूरा करने का। तो ये कह रहा है, जो इसका जो SDSN का रिपोर्ट आया SDG गोल का, ये कह रहा है कि भाई जितना जो SDG टारगेट है हमारा, 17 SDG टारगेट है ना, उसमें कह रहा है कि ये 16% जो है बस वो ट्रैक पे है। वही 16% जो है, 17% को अगर 100% मान लीजिए, तो इसमें से बस 16% जो 16 टारगेट हैं, मतलब 17 टारगेट में से बस 16% टारगेट जो है वो 2020 तक ऑन ट्रैक हैं, जो पहुंच सकते हैं वहाँ तक मीट हो सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है, पूरे हो सकते हैं। उसके बाद कहता है कि SDG 2, SDG 11, SDG 14, 15 एंड 16 आर पर्टिकुलरली ऑफ ट्रैक। मतलब ऑफ ट्रैक हो गया है, पूरा गाड़ी ये ट्रैक से उतर गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि SDG 2 में क्या है, SDG 11 में क्या है, SDG 14 में क्या है, SDG 15 एंड 16 में क्या है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि SDG में कौन भाई टॉप किया है, तो फिनलैंड टॉप किया है, स्वीडन टॉप किया है सेकंड नंबर पे, और डेनमार्क थर्ड नंबर पे। इंडिया का क्या पोजीशन है, तो इंडिया 166 कंट्रीज़ में 109वें पोजीशन पे है, विथ ऑन ट्रैक परफॉर्मेंस इन पॉवर्टी रिडक्शन एंड क्वालिटी एजुकेशन टारगेट, ठीक है। तो कहता है कि पॉवर्टी और क्वालिटी में तो चलिए ऑन ट्रैक पे है इंडिया, 109वां पोजीशन है इंडिया का, वाइल डिक्रीजिंग, ठीक है, प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन टारगेट, ठीक है। तो जो सस्टेनेबल सिटीज़ था उसमें क्या है और क्लाइमेट एक्शन में क्या है, तो वो डिक्रीज कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ऑन ट्रैक परफॉर्मेंस किस पे है, तो इस पे है, पॉवर्टी एंड क्वालिटी एजुकेशन पे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये तो समझिए। अब अगला क्या है कि न्यू इंडेक्स टू सपोर्ट यूएन बेस्ड मल्टीलैटरिज्म, ठीक है, एक नया इंडेक्स बनाया गया है। तो यूएन बेस्ड जो है मल्टीलैटरिज्म जो है, जिसको बहुपक्षवाद भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि रैंक किया गया है कि भाई यूएन के साथ आपका कितना, किसी कंट्री का यूएन के साथ कितना इंगेजमेंट है, उस बेसिस पे, मतलब मल्टी, जैसे बायलैटरल होता है द्विपक्षीय, तो मल्टीलैटरल होता है बहुपक्षीय, ठीक है, बहुत सारे उसमें देश। तो वो कहा है कि भाई एक कंट्री का यूएन के साथ कितना इंगेजमेंट रहता है, इसका भी रैंकिंग कर दिया। तो उसमें क्या है, बारबाडोस उसमें फर्स्ट है और इंडिया का 139th, और USA जो है ये लास्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीरो बनता रहता है, यूएन का कुछ सुनता नहीं है, ठीक है, और यूएन को सोचता है ना कि हम वो उसको कोई वैल्यू नहीं देता, इसीलिए ये USA लास्ट पे है। इंडिया का भी लेकिन रैंक खराब है, 139 है यूएन के साथ इंगेजमेंट में। बहुत सारी बातों को इंडिया ने विरोध किया होगा इसके लिए, लेकिन बारबाडोस का क्या है, इसमें फर्स्ट स्थान है। अगला देखते हैं, अगला है कि यूनेस्को ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, ठीक है। तो यूनेस्को ने 2 न्यू टूल्स को लॉन्च किया है। ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप जो है हरित जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, पहला है न्यू ग्रीनिंग सर्कुलर गाइडेंस, ठीक है, और दूसरा है न्यू ग्रीन स्कूल क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। तो मतलब इसमें जो न्यू ग्रीनिंग सर्कुलम जो है ना, जो सर्कुलर वो देगा, उसमें क्या है ना कि ए प्रैक्टिकल मैनुअल प्रोवाइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट क्लाइमेट एजुकेशन शुड बी कंसिस्ट ऑफ। क्या क्या जो है क्लाइमेट एजुकेशन में क्या बोलते हैं, क्या क्लाइमेट एजुकेशन में होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, इसके लिए करिकुलम, ठीक है, इसके लिए ये करिकुलम जो है गाइडेंस दिया है, ठीक है। अगला है
कि न्यू ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसमें क्या है ना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड हाउ टू क्रिएट ए ग्रीन स्कूल। एक ग्रीन स्कूल का पहला चीज़, दो चीज़ ध्यान में रखना है। दो चीज़ ये है कि ये स्कूल है तो इसमें जो है इसके कैरिकुलम में ये बताया है कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट एजुकेशन पे क्या क्या चीज़ होना चाहिए, उसके लिए कैरिकुलम दिया है। और दूसरा जो है कि भाई ग्रीन स्कूल को बनाया कैसे जाता है, ठीक है, क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बात किया। तो ये दोनों इससे रिलेटेड था, इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि ग्रीन स्कूल करिकुलम के बारे में या क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में भी कौन जारी किया है, तो यूएन का जो है यूनेस्को। और ग्रीन एजुकेशन जो है याद रखना है कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो अप्रूव किया है एनपीआर, ठीक है, एनआरपी, नेचर रेस्टोरेशन प्लान, ठीक है। ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या है। अगला जो है ये कॉम्प्रहेंसिव है, मतलब इस तरह का पहला है नेचर रेस्टोरेशन। भाई नेचर को रीस्टोर करने का क्या है, तो भाई नेचर जो है उसको कैसे रीस्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, इसका उद्देश्य ये है कि जो उसका यूरोप महाद्वीप है ना, जो कॉन्टिनेंट, उसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र जिस प्रकार बिगड़ चुका है उसको बहाल कैसे किया जाए, ठीक है। इस पर एक तरह का ये लॉ लाया है, मतलब कानून लाया है, इसको मान के चल सकते, एक तरह का प्लान है, ठीक है। तो ये पहला इस तरह का प्लान है, ठीक है, कि नई प्रकृति जो बहाली है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है वो कैसे होगी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करता है। और ये याद रखना है कि इसमें एक कॉम्प्रहेंसिव लॉ दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ यूरोपियन ग्रीन डील, जो यूरोपियन ग्रीन डील है, ठीक है, एम्स टू नेट जीरो इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस बाई 2050। तो 2050 तक ईयू का टारगेट क्या है कि नेट जीरो इमिशन करना है, ठीक है, ये इसका टारगेट है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि इसमें जो है ईयू चाहता है कि 20% जो है वो 2030 तक लागू, मतलब पूरा हो जाए, इसका लक्ष्य पूरा। 2050 तक तो नेट जीरो कर लेगा, लेकिन जितना भी टारगेट वो कर रहा है उसका जितना भी वो प्लान ला रहा है उसका 20% एटलीस्ट जो है 2030 तक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका नाम है नेटुरा 2000। ये क्या है, तो एक इसी के अंतर्गत है, ईयू जो है इसको लॉन्च किया है। ये क्या है कि ए नेटवर्क, इसको हम लिख देते हैं, ए नेटवर्क ऑफ 27,000 नेचुरल, ठीक है, साइट्स प्रोटेक्टेड बाय ईयू, ठीक है। तो एक तरह का ये नेटवर्क है। नेचुरा 2000 क्या है, तो एक तरह का नेटवर्क है जो कि नेचुरल साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपका कि पहला तो ये कि नेचुरा जो है 2000 क्या है, कौन इसको ला रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला है कि ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप 2012 में आया था, ये FAO के द्वारा आया था, ठीक है। अगला है 50 ईयर्स ऑफ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। तो ये प्लान कौन लॉन्च किया है, क्या है ये प्लान, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि पिछले बार जो है ये आ चुका था, क्या बोलते हैं, डॉल्फिन के बारे में, तो इस बार हो सकता है कि क्रोकोडाइल के बारे में पूछा जाए। तो देख लेते हैं। 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरह क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, तो 1975 में। ये उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क, तो यहाँ से आपको एक और जानकारी मिल गई कि भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। विद द असिस्टेंस ऑफ UNDP एंड UNFAO, तो जो UNDP है और FAO को सहायता लेकर इसको खोला गया था। इसमें क्या है कि कहता है कि क्रोकोडाइल आर द लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ द वर्टेब्रेट क्लास रेप्टिलिया। तो क्रोकोडाइल जो है ये लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज है किसके, तो ये रेप्टिलिया क्लास के, ठीक है, वर्टेब्रेट्स है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे है कि इनका हैबिटेट क्या है, तो ये जो है एक्सेप्ट वन साल्ट वाटर स्पीसीज
क्रोकोडाइल जनरली जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, स्वैम्प लेक में रहते हैं या रिवर्स में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो साल्टी मतलब पानी में भी रहते हैं, जहाँ नमकीन पानी खारा पानी होता है। तो उसका एग्जाम्पल सिर्फ वन है, एक ही जगह है ऐसा जहाँ रहते हैं, बाकी वो जनरली प्रेफर करते हैं कि भाई वो फ्रेश वाटर में रहे, ठीक है, मीठे पानी में रहे। तो ये कह रहा है कि भारत में 3 मेन स्पेसिस होते हैं, जिसमें जो है कौन कौन से हैं, तो 3 स्पेसिस ये हैं कि पहला तो ये कि एस्चुराइन और साल्ट, पहले इन्हीं को देख लेते हैं कि जो नमकीन पानी या खारे पानी या एस्चुरी में रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये कहाँ जैसे रहते हैं, तो ये रहते हैं ये भितरकनिका, ठीक है, उड़ीसा में है। उसके बाद है अंडमान निकोबार, ठीक है, और सुंदरबन, ठीक है, ये 3 जगह पे पाए जाते हैं, इस तरह के साल्ट वाटर के होते हैं, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं मगर, आप सुने मगरमच्छ, ठीक है, इसको मार्स क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। ये 15 राज्यों में लगभग फैले हुए हैं, जैसे कि गंगा अपना रिवर में ड्रेनेज में यही पाया जाता है मगर, ठीक है। तो हमारे पटना उटना में देखिएगा गंगा जो रिवर का चल है, तो इसमें यहाँ पर मगरमच्छ, ठीक है, तो मगरमच्छ जो गंगा निकलती है तो इसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। और साल्टी वाटर वाला आपको बता ही दिए। तीसरा है घड़ियाल, तो घड़ियाल ये भी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जो चंबल, ठीक है, गिरवा, घाघरा, सोन, गंडक, ठीक है, इन सारी नदियों में जो है ये फ्रेश वाटर रिवर में पाए जाते हैं। तो मगर और घड़ियाल जो है, मगर और घड़ियाल आपको गंगा ड्रेनेज सिस्टम में मिलेगा। गंगा ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें बहुत सारे हैं, घाघरा है, सोन है, गंडक है, गिरवा है, चंबल है, इन सभी में क्या फ्रेश वाटर हैं, तो इसमें आपको घड़ियाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा पिछले बार पूछा गया था उसके बारे में, डॉल्फिन के बारे में, इस बार ऐसा ना हो घड़ियाल के बारे में पूछ। अब ये देख लेते हैं कि जो मगर है और जो साल्ट वाटर वाला जो क्रोकोडाइल है, इसमें जो है क्या मतलब इस कौन से कैटेगरी में है IUCN के। तो अगर कैटेगरी की बात करें तो ये जो है लीस्ट कंसर्न है, जो साल्ट वाटर में रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये वल्नरेबल है। मगर और घड़ियाल जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मगर वल्नरेबल, और ये जो है ये लीस्ट कंसर्न में है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ था। अगला चलते हैं, माइक्रो एल्गी क्या होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इसको सुधार दिया जाना चाहिए। ये है माइक्रो एल्गी, ठीक है, ALGAE, ठीक। तो माइक्रो एल्गी क्या होता है, तो भाई साइंटिस्ट ने बोला है कि ये जो है ना एक तरह का पोटेंशियल हो सकता है प्रोटीन सप्लीमेंट, ठीक है। तो ये CSR जो है हाईलाइट किया है कि जो माइक्रो एल्गी है ये एक तरह का जो है प्रोटीन सप्लीमेंट हो सकता है पोटेंशियली, ठीक है। अब इसके बारे में क्या कहता है कि ये क्या होते हैं, डाइवर्स ग्रुप होते हैं सिंगल सेल फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म के, और ये बोथ जो होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मराइन या फ्रेश वाटर या सोयल इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में ये कहा गया है, ठीक है। माइक्रो एल्गी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला है कि एडवांस AI सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स हैज़ बीन लॉन्च इन पेंच टाइगर रिजर्व। तो भाई फॉरेस्ट फायर तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, हर जगह फॉरेस्ट फायर को लेके जो है चीज़ें आती रहती हैं। तो उसमें क्या है कि फॉरेस्ट फायर जो है ना, इसके लिए ये एडवांस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम को अर्ली, कि उसका पहले पहचान हो सके, इसके लिए पेंच टाइगर रिजर्व। तो पूछ सकता है कि कौन से टाइगर रिजर्व में एडवांस अर्ली सिस्टम फायर का लाया गया है, तो ये पेंच। अब पेंच कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र और MP में फैला हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि पेंच कहाँ है और कहाँ पे ये सिस्टम लगाया गया। अगला है कि आईने अकबरी और जंगल बुक, ये दोनों में पेंच टाइगर रिजर्व का रेफरेंस मिलता है। तो कभी भी अगर फ्यूचर में या इसी BPSC में अगर सवाल आ जाए कि भाई आईने अकबरी या द जंगल बुक जो रुयार्ड किपलिंग ने लिखा है, इसमें किस राष्ट्रीय उद्यान का या किस टाइगर रिजर्व का या किस का जो है उल्लेख आता है इसमें, तो आपको मार देना है ये पेंच टाइगर रिजर्व है या पेंच उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं।
अगला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू लॉन्च 2 जियो पोर्टल्स। ठीक है, पहला है भुवन पंचायत 4.0 एंड नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो ये दोनों जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने ये दोनों को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको मालूम है पहले से कि भुवन जो है क्या काम करता है, भुवन जो है एप्लीकेशन क्या काम करता है सरकार का। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है इसके बारे में, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों कौन लॉन्च किया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। नेशनल लेवल जियो स्पाशियल जो है भूस्थानिक डेटाबेस फॉर दिस 2 पोर्टल्स आर क्रिएटेड बाय इसरो। तो इसको तैयार किसने किया है, तो इसरो ने किया है। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, स्टेट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, ये ध्यान रखना है। अगला है cities across southern and western state in the USA are facing heat waves due to the weather phenomena is known as heat dome। तो जो USA में है एक तरह का हीट डोम फेनोमेना जो है घटना देखा गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हीट डोम कहाँ पे, तो USA में। ठीक है, हीट वेव्स टाइप का, जैसे इंडिया में लू वगैरह चलता है ना, तो वहाँ पे हीट डोम इसको नाम दिया गया है। अगला है हाई सी ट्रीटी। तो यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है कि अप्रूव कर दिया है कि चलो इंडिया आपको कि साइन कर लो अब इसको हाई सी ट्रीटी को। ठीक है, तो हाई सी ट्रीटी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन PBIN एग्रीमेंट। ठीक है, इसी को हाई सी ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है कौन लीड कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ठीक है, इसका नेतृत्व कर रहा है इसके इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, हाई सी क्या होता है, तो आर आउटसाइड द नेशनल जुरिडिक्शन ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की जो नेशनल जुरिडिक्शन होती है सी में, ठीक है, वो क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि टिपिकली जो क्या होता है, ये नेशनल जुरिडिक्शन जो है उसका वो कितना होता है, तो 200 नॉटिकल माइल होता है, जिसको 370 किलोमीटर का रेंज में देखते हैं। ठीक है, तो ये कोस्ट लाइन जो है ना, फ्रॉम द कोस्ट लाइन, ये जो जुरिडिक्शन होता है, ये एरिया क्या कहा जाता है, EEZ। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, EEZ कहा जाता है। अब जो है BBNJ या जिसको हाई सी ट्रीटी भी कहते हैं, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अंक्लोज के तहत। तो अगर अंक्लोज आप नहीं जानते हैं तो इसको जाके देख लिए, UNCLOS, इसका क्या काम है। ठीक है, वैसे इतना अभी टाइम बचा नहीं हुआ है कि आप इन छोटे छोटे जो है चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आपको बस ये ध्यान में रखना है हाई स्ट्रीट के बारे में, और ये जैसे इससे इंफॉर्मेशन जो आपको बताया जा रहा है रिलेटेड। अगला है सॉयल हेल्थ। सॉयल हेल्थ क्या है, तो एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोइल्स हेल्ड इन मोरक्को। ठीक है, यूनेस्को हैज़ प्लेज्ड टू सपोर्ट इट्स मेंबर state by establishing World Soil Health Index in association with its international partner। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सॉइल हेल्थ पे कहाँ हुआ था, तो मोरक्को में हुआ था। ठीक है, और यूनेस्को ने क्या प्लेस किया है, तो सपोर्ट किया है इट्स मेंबर टू स्टेट टू एस्टेब्लिशिंग। ठीक है, एक यूनेस्को ने कहा भाई तुम लोग जो है वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स जो है बनाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मिट्टी का जो भी जो है हेल्थ से संबंधित है वो चीज़ों को जानने में मदद मिलेगी और उस पर एक्शन लिया जा सकेगा। अगला है स्टेट ऑफ वर्ल्ड। यही चीज़ अभी थोड़ी देर पूछ रहे थे ना पहले आपसे कि स्टेट ऑफ, जैसे स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो ये यूनेस्को किया था। अभी हम लोग देखें यहाँ पे, तो अब ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन जारी किया है करता है, तो FAO करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, UNDP वगैरह नहीं करता है, FAO करता है। अब ये कहता है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो डिक्लाइन कर गया है, कितना 10.2 मिलियन टू हेक्टेयर पर ईयर। 2015 से 2020 में कितना था भाई, 10 मिलियन लगभग जो था डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, तो उसका रेट क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। तो भाई 1990 और 2000 में कितना हो रहा था, तो लगभग 15-16 मिलियन जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। ठीक है, ये जो निर्वनीकरण है ये हो रहा था, तो इसके बारे में FAO रिपोर्ट में कहता है। ये इसका मतलब है कि उसका घटा है संख्या निर्वनीकरण का, जो डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, अब इंडिया का रैंक क्या है, तो 3rd फॉर द एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम 2010 to
20। तो 2010-20 से 10 से लेकर 20 में इंडिया ने रैंक तीसरा पाया है। किस लिए? तो जो एवरेज एनुअल इसका जो गेन है, बढ़ोतरी हुआ है फॉरेस्ट एरिया में, उसके लिए ये रैंक 30 स्थान पे। तो बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए इंडिया में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आइवरी कोस्ट क्या किया है, यूएन का वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया है। तो एक छोटा सा न्यूज़ है, यूएन वाटर कन्वेंशन कब आया था? तो 1992 में आया था, और ये फोर्स में आया था 1996 में, और इंडिया इसका पार्टी नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि यूएन वाटर कन्वेंशन का इंडिया पार्टी नहीं है। अगला है नेविगेटिंग न्यू हॉरिजॉन, ए फॉरसाइट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। ये रिपोर्ट क्या कहता है? तो आइडेंटिफाई वेरियस क्रिटिकल ग्लोबल शिफ्ट विच आर एक्टिंग एज ए ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस ऑफ पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। तो भाई इसमें बताया है कि जो हमारा प्लैनेट है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो तीन जो है क्राइसिस से गुजर रहा है। ये जो प्लानिटरी क्राइसिस है क्या है भाई? तो पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज। तो इसी के बारे में ये रिपोर्ट बात करता है। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ग्लोबल जो है पॉली क्राइसिस, जैसे कि मल्टीपल शॉक्स जो है सच एज वॉर्स, एक्सट्रीम वेदर, पेंडेमिक, ये सब एक साथ आ गया। तो इसी के बारे में जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो है रिपोर्ट जो है नेविगेटिंग न्यू हॉरिजॉन्स, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है और इसी के बारे में ये बात करता है। उसके बाद क्या है कि अगला जो है रिपोर्ट है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मार्जिनल फार्मर रिपोर्ट। ये रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा? तो फीड के द्वारा। तो फोरम ऑफ इंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट जो है ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि कैटेगरी देख लेते हैं। लैंड होल्डिंग, हमेशा कभी कभी आप लोग कंफ्यूज रहते हैं या पूछा जाता है कि भाई कैटेगरी क्या होता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट तो ध्यान में रखना है कि फीड ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगला है 1 हेक्टेयर से कम उसको मार्जिनल, ठीक है, सीमांत जिसको बोलते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर स्मॉल फार्मर आते हैं, 2 से 4 हेक्टेयर में सेमी मीडियम आते हैं, 4 से 10 में मीडियम आते हैं, और 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा में क्या आते हैं? लार्ज फार्मर आते हैं। इसी से संबंधित ये चीज़ था। अगला है यूएन जो है द्वारा समर्थित नेटवर्क प्रिंसिपल फॉर द रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, PRI, प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट ने लॉन्च किया है स्प्रिंग क्या लॉन्च किया है? न्यू इनिशिएटिव टू हॉल्ट और रिवर्स द नेचर बाय 2030। तो भाई नेचर में जो भी इस तरह का जो नेचर का क्षरण हो रहा है, जो प्रकृति का क्षरण हो रहा है, या तो उसको हॉल्ट किया जाए, मतलब हॉल्ट कर दे, या उसको रिवर्स कर, जैसे रीस्टोरेशन कैसे था उसका पुनर्बहाली। तो इसी तरह से एक जो है यूएन द्वारा समर्थित कौन है? तो PRI क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है स्प्रिंग। तो इसका काम क्या है कि 2030 तक इसने डिसाइड किया है कि इसको रिवर्स या हॉल्ट करेगा। बस इससे रिलेटेड इतना ही इन्फॉर्मेशन जाना था। द बोर्ड ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड आपने UNFCCC के अंतर्गत पढ़ा होगा, ठीक है। डिसाइडेड टू कॉल इट एज फंड टू रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज। तो ये कहा है बस इतना ना कि भाई लॉस एंड डैमेज फंड था ना, इसी को लॉस एंड डैमेज जो है फंड टू रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज कर देना, बस इसी का नाम। जैसे कैसे अंटार्ड का जो नाम था वो चेंज करके उसको बना दिया गया, वैसे ही ब्रांड नेम चेंज कर दिया गया इसको। बस लॉस एंड डैमेज को जो है ना, ये लॉस फंड टू रिस्पॉन्ड लॉस एंड डैमेज कर दिया गया। बस इसी से संबंधित ये न्यूज़ है, ठीक है। और इसके बारे में कहा गया है कि ये जो नया फंड टू रिस्पॉन्ड एंड लॉस एंड डैमेज जो है, फंड टू रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज, ये क्या है? इसका जो है ना फिलीपींस होस्ट कंट्री होगा इस बोर्ड का, ठीक है, जो फंड जो बनेगा पूरा। अगला है चाइना हैज़ अनवेल द वर्ल्ड फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट विच बूस्ट एनर्जी इफिशियंसी बाई 24%। 24% का एनर्जी इफिशियंसी को बूस्ट करेगा और इसको चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट है, TTP, ठीक है। अगला है साइट्स ने क्या किया है? तो लॉन्च किया है रोजवुड, ठीक है। साइट ने क्या किया है? तो रोजवुड जानते हैं ना क्या होता है? रोजवुड होता है शीशम, ठीक है। शीशम देखने हैं, शीशम कलर, उसी से संबंधित एक ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट, मतलब पूरा रिपोर्ट उस पर तैयार किया है, ठीक है।
इससे संबंधित है। तो साइट्स के बारे में देख लेते हैं। साइट्स जो है 1900 ठीक है 63 में इसके बारे में ड्राफ्ट किया गया था, जो IUCN रेजोल्यूशन के तहत इसको, और ये आया था 1975 में लागू हो गया था। ठीक है, अब साइट्स का फुल फॉर्म जाके देख लीजिएगा कि क्या है। तो साइट्स क्या है कि एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, बिटवीन द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, जो स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल जो है और प्लांट का है जो थ्रेटन है, ठीक है, तो उन लोगों को रोकने के लिए, जैसे कोई प्लांट की तस्करी ना हो, कोई एनिमल की तस्करी ना हो, ठीक है, और इस चीज़ को रोकने के लिए जो है एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जो है साइट्स जो है ये प्रदान करता है। ठीक है, तो ये IUCN रेजोल्यूशन के तहत लाया गया था और 1975 में ही लागू हुआ था। ठीक है, अनदर न्यूज़ क्या है साइट से रिलेटेड कि साइट ने कहा है कि अगरवुड जो है इंडिया जो एक्सपोर्ट इसका हो रहा है, इसने बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया है लैक्स ऑफ फार्मर का। तो अगरवुड जो है कहाँ पे है, तो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। अगला है आर्कियोलॉजिस्ट जो है डिस्कवर किए हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन 41,000 साल पुराना जो है ऑस्ट्रिच नेस्ट को, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साइंटिस्ट जो है ये अगला है, साइंटिस्ट जो है क्या किए हैं, ये एक डेजर्ट मॉस को जो है इसका नाम है सेंट्रिचिया कार्नेवेरिस, ठीक है, इसके बारे में पता किया है, जो क्या करता है कि मार्स लाइक एनवायरनमेंट कंडीशन को जो है वो सहने योग्य है। जैसे मार्स पे जो एनवायरनमेंट रहता है ना, वही या इसको जो है उसी तरह का एनवायरनमेंट पे ये रह सकता है। तो इसी के लिए ये इसको साइंटिस्ट ने खोजा। इसका नाम है क्या है, इसका नाम है, देखिए इसका नाम ऐसे देख लीजिए, याद रहेगा, पता नहीं पूछ अगर दिया आपसे तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम है सेंट्रिचिया कैनी नर्विस। तो सेंट्रिचिया कैनी नर्विस इसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्या, अगला है न्यूज़ कि अराकू जो है कॉफ़ी है, ठीक है, अराकू, ठीक है, या इसको अरक्कू बोलते हैं। ये क्या हुआ है कि अभी PM ने अपने मन की बात में इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये क्या है, अराकू अरेबिका कॉफ़ी के बारे में देख लेते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के हिली एरियाज़ में उगाए जाते हैं। इनको GI टैग मिला था 2019 में, और ये जो अराकू वैली है ईस्टर्न घाट में, तो वहाँ से इनका नाम अराकू निकल के आता है। ठीक है, अगला देखते हैं, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है ये क्या किया है कि टेस्ट किया है किस चीज़ का, एक 100 kg का जो मैक्स टेक ऑफ वेट जो है, जिसको MTOW भी कहते हैं, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, वो कहाँ किया है, तो उमिंगला जो ईस्टर्न लद्दाख में है, वहाँ पे इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल को। ठीक है, तो ये बस आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में। ठीक है, तो ये क्या इसको अमेंड करने का प्रावधान करता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में, इसमें बहुत सारा प्रोविज़न है, उतना प्रोविज़न इसमें नहीं लिखा जा सकता शॉर्ट में। तो आप इसको अगर देखना चाहें तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या प्रोविज़न है उसको जाकर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि द बिल एम्स टू मेन स्ट्रीम द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इन डेवलपमेंट प्लान्स अलाइनिंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको ध्यान में रखते हुए इसमें अमेंडमेंट किया गया है। बस आपको याद में रखना है। इसमें एक आध दो प्रोविज़न देख लेते हैं, जैसे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF का स्थापना किया जाएगा, और जो इसमें बिल में जो है ये भी कहता है कि स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया जाएगा किसको, NCMC को और HLC को। ठीक है, तो ये जो नेशनल क्राइसिस जो है मैनेजमेंट है ना, इससे संबंधित और हाई लेवल कमिटीज़, इन दोनों को स्टैच्यूटरी स्टेटस प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी
इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो कितना बढ़ा है, 165% बढ़ा है 10 सालों में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेटा। पूछ सकता है कि इंडिया का जो न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री है वो कितना कह रहा है कि 10 सालों में बढ़ा, तो 165%। इसको आप गांठ बांध लेंगे, 165%, 165% जो है 10 सालों में इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और पहले कितना था, तो पहले आपको ध्यान में रखा था अच्छा ये देखिए कि 78.38 गीगावाट से कितना हो गया है, 2014 में 78.3 गीगावाट था और कितना हो गया है, ये हो गया है 203 गीगावाट 2024 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है सी लेवल राइज सिनेरियो एंड इनडेशन मैप्स फॉर सेलेक्टेड इंडियन कोस्टल सिटीज़ टाइटल रिपोर्ट। ठीक है, ये बेंगलुरु बेस्ड जो है, ये बेंगलुरु बेस्ड का जो है थिंक टैंक लाया है। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये सी लेवल जो है सिनेरियो के बारे में बात करता है। ठीक है, जो राइज हुआ है, तो ये बाढ़ से संबंधित जो है जो भी है, सी लेवल राइज होने से क्या क्या इसमें हो रहा है। इंडियन कोस्टल सिटीज़ टाइटल रिपोर्ट, बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक, सेंटर फॉर स्टडी साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें बताया क्या गया है कि मैक्सिमम जो है सी लेवल जो है राइज किया है इन पास्ट 3 डिकेड्स। तो इसमें जो सी लेवल बढ़ा है, तो इसमें कौन कौन सा जो है अपना इंडियन सिटीज़ अफेक्टेड रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है मुंबई, हल्दिया और विशाखापट्टनम, ये 30 सालों में जो है पास्ट जो है 3 डिकेड्स में ये जो है मैक्सिमम सी राइज को जो है ये किए हैं, फेस किए हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित ये न्यूज़ था। ये रिपोर्ट में बताया गया बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक द्वारा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। आगे है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वैनगंगा और नालगंगा रिवर जो है लिंकिंग प्रोजेक्ट को। इसमें वैनगंगा से पानी कहाँ जाएगा, नालगंगा में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब अगला है उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि उत्तराखंड पहला बन चुका है राज्य जो GEPI ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जो है इंडेक्स जारी करने वाला है, ये जारी किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि GEPI इज़ ए नोवेल मेथड टू इवेलुएट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कॉज बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। तो भाई मानव के क्रियाकलापों से, उसके इंटरवेंशन से क्या क्या जो है इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का वो बात कर रहा है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स में। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। अगला है कि वर्ल्ड बैंक रिलीज़ किया है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन रिपोर्ट। तो ये कौन रिपोर्ट रिलीज़ किया है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन एजुकेशन रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड बैंक किया है। अगला है अजरबैजान ने क्या लॉन्च किया है, तो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। ठीक है, इन पैकेज ऑफ इनिशिएटिंग द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अजरबैजान में ही जो हुआ था बाकू में, ये जो है UN का जो UNFCCC है उसका COP29 हुआ, ये तो आपको मालूम ही है। तो भाई अजरबैजान जो है वो होस्ट कंट्री है, तो इस तरह का मतलब क्लाइमेट फंड्स जो है फाइनेंस एक्शन फंड का वो बोला है कि चलो भाई हम लॉन्च करते हैं। तो ये आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि COP29 कहाँ हुआ है, तो बाकू अजरबैजान में हुआ है। अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस जो है एक्शन फंड को रिलीज़ करने की बात कही गई है, उस पर मतलब लॉन्च किया है उसको। उसके बाद में है कि एक्वाटिक डीऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो इसको जो साइंटिस्ट लोग बोला है ना कि ये जो है एक नया प्लानिटरी बाउंड्री है। ठीक है, तो प्लानिटरी बाउंड्री क्या होता है कि आर द फ्रेमवर्क टू डिस्क्राइब द लिमिट टू इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन अर्थ सिस्टम। ठीक है, ये अब ये मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी जगह है, ठीक है, उसमें
इंक्रोचमेंट हो रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, तो उसकी एक सीमा है, उसका एक निश्चित सीमा निर्धारित है, ठीक है। तो उसी के बारे में प्लानिटरी बाउंड्री बात करता है, ठीक है, कि उतना ही तक वो सह सकता है, और बियॉन्ड दीज लिमिट्स इन्वायरमेंट में नॉट बी एबल टू सेल्फ रेगुलेट। मान लेते हैं कि आपको देखा जाता है कि पृथ्वी की एक वहनीय क्षमता है, अगर उतना तक उसका क्षरण होता है तो उसमें इतनी ताकत है कि वो फिर से अपना पुनर्निर्माण कर सकती है, ठीक है, रिस्टोर कर सकती है उसको, लेकिन एक सीमा तक। तो इसीलिए कहता है कि जो प्लानिटरी बाउंड्री कितना है, तो अभी 9 प्लानिटरी बाउंड्री है। कैसे, क्या क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज एक निश्चित सीमा तक पृथ्वी वहन कर सकती है, तो ओशियन डेजर्टिफिकेशन ये भी एक निश्चित सीमा तक, ठीक है। लैंड यूज चेंज, जो भूमि का पैटर्न बदल रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो ये सब प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं। तो इसी तरह से कहा गया है कि एक्वाटिक जो डीऑक्सीजनेशन है, जिसमें जो है उसका जो है ऑक्सीजन का संख्या घट रहा है, उसमें जो एक्वाटिक में जल, जो भी जल हैं, जलस्थल हैं, मतलब जलस्थल कह रहे हैं, जो भी जलीय हैं, एक्वाटिक का मतलब जलीय होता है, एग्जैक्टली हिंदी भूला जाते हैं, ठीक है, जलीय जो है क्षेत्र हैं उसमें डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, तो ये भी एक तरह का प्लानिटरी बाउंड्री में शामिल किया गया है इसको, ठीक है। तो ये क्या है, एडी इज अ ओवरऑल डिक्लाइन इन ऑक्सीजन, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ ओशियनिक एंड कोस्टल वाटर हैपन्स व्हेन द ऑक्सीजन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इसका रिप्लेसमेंट। भाई जितना पुनर्भरण हो रहा है उससे ज़्यादा उसका कंजम्पशन है, ठीक है, तो इसी को बोला गया है कि एक नए प्लानिटरी बाउंड्री के रूप में आ गया है, स्थापित हुआ है ये। अगला देखते हैं 62 नंबर कि इंडियाज़ 3 मोर वेटलैंड एडेड टू रामसर साइट। ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा है। तो ये एक मिनट, ये पहला है नंज नारायण, दूसरा है काजू वैली, और तीसरा है तवा। ये तो जानते हैं। तो तवा कहाँ है, एमपी में, और ये दोनों कहाँ हैं, तमिलनाडु में। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। अगला है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव 2024 रिपोर्ट, मैंग्रोव डे पर जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये ग्लोबल मैंगो अलायंस द्वारा लाया गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल मैंगो अलायंस जो है वो क्या लाया है, तो मैंग्रोव पे रिपोर्ट एक लाया है 2024 करके, स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव रिपोर्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड मैंग्रोव डे कब मनाया जाता है, तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये अगला है कि अघोरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, हैज़ डिस्क्राइब्ड इंडियाज़ फर्स्ट कल्चर ऑफ इंडिजीनियस मिथोनोट्रॉफ नेम्ड मिथाइलोकुकुमिस ओराइजे, ठीक है। तो आपको हम इसका कहानी बता देते हैं, ठीक है। अभी जो है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, मतलब वेस्टर्न इंडिया में एक इंडिजीनियस ट्राइब है, जो वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो क्या कर रहा है, एक तरह का जो है मीथेन उत्सर्जन को कम करने वाला जो है खीरा उत्पादन कर रहा है, कुकुम्बर को उत्पादित किया है लोग, मतलब कर रहा है, वो लोग का प्रैक्टिस में ही है। तो इसको पीआईबी में भी और इसको और भी अन्य जो है मैगजीन है उसमें बहुत प्रमुखता से इसको लिखा गया है कि भाई जो हम मीथेन उत्सर्जन के लिए हम बात करते हैं तो इनका प्रैक्टिस में ही है। यह देखिए, इंडिजीनियस नेचुरल मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम द राइस फील्ड एंड वेटलैंड मेनली फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया कैन हेल्प टू टैकल जो है अपकमिंग क्लाइमेट चेंजेस। तो ये जो है क्या किया है, हाँ, ये मिथाइलो जो है कुकुमिस ओराइजे, इसका क्या है, एक मिनट, हाँ ये देखिए, इसका नाम है मीथेन ईटिंग कुकुम्बर्स, मीथेन ईटिंग कुकुम्बर्स, ठीक है, हैज़ बीन गिवन दिस, ठीक है। तो ये इसके बारे में ध्यान में रखना है कि मीथेन जो मीथेन को खाने वाला है, उसको पचाने वाला कुकुम्बर कौन सा है, तो मीथेन जो है आपको मालूम है कि जो है जलवायु परिवर्तन में किस तरह का जो है गैसेस है ये, ठीक है, कैसे इसको कंट्रीब्यूट करता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला है, एक से एक नाम है, अगला है सेरोपेजिया सिवरैनिया, ठीक है, ये नया फ्लावर है
ठीक है। इसको डिस्कवर किया गया है कोल्हापुर में, तो आपको ये बस ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, और इसका नाम जो है छत्रपति शिवाजी, ये देख रहे हैं ना, शिवा रेनिया करके छत्रपति शिवाजी महाराज पे रखा गया है। अगला देखते हैं नीलकुरुंजी, जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको IUCN में जो है इंक्लूड किया गया है, और कहाँ, तो रेड लिस्ट में, थ्रेटेंड स्पीसीज में, ठीक है, वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो ये क्या कहता है, हर 12 साल में उगता है, मतलब हर 12 साल में, और ठीक है, ये सिमल है एरोसस, जैसे कि ये सिंगल रिप्रोडक्शन साइकिल को मतलब करता है, एक बार जो है सिंगल रिप्रोडक्शन को कर लेता है और उसके बाद जो है मर जाता है ये, ठीक है, मरने से पहले एक ही बार करता है। तो ये नीलकुरुंज ध्यान में रखना, एक ही बार जो है करता है, 12 सालों में ये उगता है। और इसका लोकेशन क्या है, तो 16 ग्रासलैंड है, आपने पढ़ा होगा 16 ग्रासलैंड वेस्टर्न घाट में, तो नीलगिरी, पालनी हिल्स और इराकुलम जो हिल्स हैं, ठीक है, ये इसमें पाया जाता है ईस्टर्न घाट में। और वेस्टर्न घाट का जो बाउंड्री है, नीलगिरी जो है, इसका नाम जो है नीलकुरुंज इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये नीलगिरी पर्वत से, मतलब नीलगिरी जो है ना, उसी से लिया गया है, नीलगिरी पर्वत से इसका नाम जो है नीलकुरुंजी रखा गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है, इंडिया हैज़ टेकन ओवर द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, ठीक है, ये चाइना से चेयर अब ले लिया इसकी अध्यक्षता, और 2024-25 में इंडिया इसका अध्यक्षता करेगा। और ये इंडिया और 8 नेबरिंग कंट्री जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है ADPC का, और 1986 में आया था बैंकॉक में, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंतर्गत। तो अगला देखते हैं, कह रहा है कि आफ्टर 2 डिकेड्स FAO अपडेटेड, ये क्या अपडेट किया है, तो IFM इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट, ठीक है, अपना गाइडलाइन को जो है अपडेट किया है, तो इससे रिलेटेड न्यूज है। और जो गाइडलाइन प्रिपेयर किया गया है ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब का, ये इसको लॉन्च किसने किया है, तो FAO और UNEP ने 2023 में लॉन्च किया था। अगला है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या लॉन्च किया है, तो पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विस प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग इन अंटार्कटिक एंड आर्कटिक, ठीक है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया है, लॉन्च किया है, क्या, तो पोलर जो है कपल एनालिसिस जो है प्रेडिक्शन, इस तरह का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो वहाँ का जो वेदर कंडीशन है और उसका फोरकास्टिंग है, इसको अच्छे से कर पाएगा, उसके लिए WMO ने इसको लॉन्च किया। अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिवर में क्या होता है ना, कि जो जैसे वर्षा हो रही है ना, तो बहुत ही लार्ज वॉल्यूम जो है, जो बादलों का जो है, ठीक है, इसी को फ्लाइंग रिवर भी बोलते हैं। ये एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत सडन ले जाके एकदम वर्षा कराते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइंग रिवर, एंड रिलेटिवली लॉन्ग नैरो रीजन, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर दैट ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं आउटसाइड द ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो आउटसाइड द ट्रॉपिक्स जाके एक ऐसे जो है एक ही साथ जो है उड़ेल देते हैं, जाके पूरा बारिश करवा देते हैं। और इसको आपको ध्यान में रखना है कि अभी ये रिपोर्ट आया है कि बाढ़ में, इंडिया में जो बहुत सारा जो बाढ़ आ रहा है, जगह जगह पे बादल फटने की घटना हो रही है, और बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ का चीज़ें हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एटमॉस्फेरिक रिवर का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए ये बाढ़ की घटनाओं जो इंडिया में हुई हैं, उसमें इसका हाथ है, और इसी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। अगला है, इंडियन ओशन स्ट्रक्चर नेम्ड अशोक, चंद्रगुप्त एंड कल्पतरु, ये बताए हैं आपको, पीछे बता रहे थे, यही इंडियन स्ट्रक्चर जो है, जिसका एक का नाम अशोक रखा गया है, एक का नाम चंद्रगुप्त है, और तीसरे का नाम है कल्पतरु, ठीक है। ये अप्रूव कर दिया गया है किसके द्वारा, तो ये IHO और यूनेस्को का जो IOC है, ठीक है, इन दोनों के द्वारा आपको जो है अप्रूव किया गया है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो इसका लोकेशन है साउथ इंडियन रिज में, और ये डिस्कवर कौन किया है, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ठीक है, इसको डिस्कवर किया है, और इसको यूनेस्को के IOC और IHO ने, ठीक है। अब आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, IHO और यूनेस्को के IOC का क्या है, इसीलिए कि इस कुछ चीज़ें आप पे छोड़ी गई हैं। अगला देखते हैं, साइंटिस्ट जो है
उन्होंने रिवील किया है क्या, तो हाँ, तो अगला देखते हैं कि साइंटिस्ट फ्रॉम द यूएस जो वेसल है इस ये क्या है, जॉर्डिस। तो एक यूएस जो है जहाज़ है उसका नाम क्या है, जॉर्डिस, ठीक है, जॉर्डिस रेजोल्यूशन। इसने क्या किया है ना कि 1.2 किलोमीटर मतलब लगभग 1200 मीटर जो है खोद डाला है इसने, ठीक है। और ये क्या हो गया है, इसकी वजह से है कहाँ पे, अटलांटिस मैसिव के पास में, ठीक है, अटलांटिस, ठीक है, सरपासिंग द प्रीवियस ड्रिलिंग। तो हमारा जो पृथ्वी में जो ड्रिलिंग हुआ है ये था 200 मीटर तक, 201 मीटर तक। तो अब क्या किया है कि जॉर्डिस रेजोल्यूशन जो है जहाज़ के साइंटिस्टों ने वो 1200 मीटर का जो है अटलांटिक मैसिव को जो है वहाँ पे जाकर ड्रिलिंग किया है बाई अर्थ की संरचना जानने के लिए, और भी जो चीज़ें जियो से रिलेटेड हैं पृथ्वी से उसको जानने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए इन्होंने कंडक्ट कराया। चलिए अब सितंबर में आ जाते हैं। अगला है रिसेंटली जल संचय भागीदारी, ठीक है। ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो सूरत से हुआ है। कौन मिनिस्ट्री लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किया है। इसका एम क्या है, तो कंस्ट्रक्ट करना है कितना, 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, जल संरक्षण जो है हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और इसमें जो है कम्युनिटी भागीदारी को जो सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता प्रदान करते हुए, ताकि जो है हमारा लॉन्ग टर्म जो है सस्टेनेबिलिटी बरकरार रखे। तो इस चीज़ को करने के लिए जन संचय भागीदारी, भागीदारी का मतलब कम्युनिटी भागीदारी, ठीक है। और इसको ऐलान कर दिया गया है जल शक्ति का जो अभियान है कैच द रिवर कैंपेन, ठीक है, उसी के साथ इसको कोलैबोरेट करके लॉन्च किया गया है। अगला है रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो है मिशन क्या किया है, मिशन मौसम को अप्रूव किया है, जिसमें 2000 करोड़ का बजट आउटले दिया है इसमें। और इसमें मिशन मौसम जो क्या है, तो ये मल्टीफेसेट जो है इनिशिएटिव है। तो वो इंडिया का जो है वेदर सिस्टम को किस प्रकार जो है बूस्ट करने के लिए लाया गया है, और क्लाइमेट रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च और सर्विसेज है उसको प्रदान करने के लिए मिशन मौसम लाया गया, जिसका बजट आउटले 2000 करोड़ था। अगला है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया है क्या, AQMX एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल डे पे। तो कब इंटरनेशनल डे पे, तो क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये इंटरनेशनल जो है क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर को मनाया गया है यूएन के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहीं पे ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। इसमें UNEP जो है इसको लीड किया है, और इसका थीम था इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन जो है ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है यूएन का WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यही जो है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट भी जारी करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टील कार्बन, तो आपको ध्यान में रखना है कि विजन से या इंटरनेट पे जाके टाइप्स ऑफ कार्बन जरूर पढ़ लेंगे, किस तरह का कार्बन होता है, रेड कार्बन क्या होता है, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, ये सब पढ़ लेंगे। टील कार्बन क्या होता है, ब्राउन कार्बन क्या होता है, ये सब आपको देखना है। तो टील कार्बन क्या है, तो इंडिया फर्स्ट टील कार्बन स्टडी, ठीक है, अंडरटेकन एट केवलादेव नेशनल पार्क। तो कहाँ हुआ है टील कार्बन से स्टडी, तो केवलादेव नेशनल पार्क में। टील कार्बन क्या होता है, रेफर्स टू अ कार्बन स्टोर इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड। जो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड है उसमें जो है कार्बन को जो स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, उसी को टील कार्बन कहते हैं। इनकम्पासिंग जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन वेजिटेशन, माइक्रोबियल बायोमास एंड डिजॉल्व एंड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर। तो ये समझ गए होंगे कि जो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर है उस वेटलैंड में, उसमें जो रिस्टोर करके रखा जाता है, कार्बन को कैप्चर करके रखा जाता है, उसी को बोलते हैं टील कार्बन। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है इंडिया जर्मनी प्लेटफॉर्म। अच्छा, इंडिया और जर्मनी ने एक साझा प्लेटफॉर्म किस लिए किया है, तो रिन्यूएबल जो है एनर्जीज़ के लिए, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो इन्वेस्टर मीट हुआ था एक्सपो, जिसको री इन्वेस्ट भी कहते हैं, इसमें इंडिया एनर्जी ने एक साझा प्लेटफॉर्म को लागू करने की बात, लाने की बात कही है, ठीक है। और री इन्वेस्ट को ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ठीक है। अगला है
रिसोर्सिंग द एनर्जी ट्रांजिशन, ये जो है ये प्रिंसिपल टू गाइड क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल टुवर्ड्स इक्विटी एंड जस्टिस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूएन सेक्रेटरी ऑफ जनरल। ठीक है, तो इसके द्वारा ये क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन पर रिपोर्ट जारी किया गया है। उसमें कुछ गाइड जो है प्रिंसिपल दिया गया है कि कैसे जो है गाइड किया जाएगा क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन को लेके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, इसको ऐड ऑन किया गया था। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको आपको ज़रूर पढ़ना है। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, ठीक है, ये स्टेट ऑफ राइनो जो है रिपोर्ट जारी किया है। तो भाई राइनो का 5 स्पेसीज है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें 2 अफ्रीकन है और 3 एशियन है। अफ्रीकन को वाइट एंड ब्लैक राइनो जो है स्पेसीज, 2 स्पेसीज आते हैं, 2 अफ्रीकन स्पेसीज में वाइट एंड ब्लैक, और 3 इंडियन में आते हैं, 3 एशियन में आते हैं, जिसमें एक इंडियन है, दूसरा सुमात्रा है और तीसरा जावा का है। ठीक है, तो जावा राइनोसोरस, सुमात्रा राइनोसोरस और इंडियन राइनोसोरस, तो ये 2-3 है। ठीक है, अगला है ठीक है, तो ये फाइनेराइची डेसिपियंस हैज़ बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री फॉर असम। ये काकराझार डिस्ट्रिक्ट में और कैंपम डिस्ट्रिक्ट में जो असम का है, यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। किस चीज़ को, ये 1 मिनट इसको देख लेते हैं, ये क्या है थोड़ा सा। अच्छा, ये बर्ड डंग है, बर्ड जो ड्रॉप करता है ना, इसको देख लेते हैं 1 मिनट। क्या किस चीज़ के बारे में ये कह रहा है, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। इसका नाम है फायरिन रांचे डेसिपियंस। अच्छा, ये बर्ड ड्रॉपिंग स्पाइडर है। अच्छा, एक मकड़ी की प्रजाति है ये जो है मकड़ी की एक प्रजाति है। ठीक है, बर्ड ड्रॉपिंग, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है क्रैब स्पाइडर। ठीक है, तो ये इसको कहाँ पे, तो आसाम में मिला है। अरे इतना सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, वाटर स्पेंच नाउ रीच द डोर ऑफ द फार्मर विद द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको शॉर्ट किया जाए तो देख। एक्सरसाइज जो है एक क्या, ये एनडीएमए का है और साउदर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी का। ठीक है, सेट टू होस्ट एक्सरसाइज एक्या इन चेन्नई। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस था। अगला है अटकामा जो है, अटकामा साल्ट फ्लैट के बारे में बोल रहा है कि स्टडी ऑफ रिसर्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ चिली फाउंडेड दैट चिली अटकामा साल्ट इज सिंकिंग ड्यू टू द लिथियम। अच्छा, लिथियम का जो खनन हो रहा है ना, आपको मालूम है कि लिथियम का जो ट्रायंगल है वो वहीं पे पाया जाता है, चिली और एसोसिएटेड कंट्री जो उसके अगल बगल में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अटकामा डेजर्ट भी है, तो वहाँ पे जो है वो कह रहा है कि लिथियम का एक्सट्रैक्शन से बहुत, उसका जो खनन है वहाँ पे, उसकी वजह से वो जो साल्ट का वहाँ पे एरिया है वो क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो है मूवमेंट देख लेते हैं जो हुआ है। जैसे चिपको हो गया है, 1973 में हुआ है। ये नॉन वायलेंट जो है अहिंसात्मक था। ठीक है, तो जो पेड़ कट रहा था, फॉरेस्ट जो जंगल काटे जा रहे थे, उसके विरोध में चिपको मूवमेंट लाया गया था। ठीक है, रेनी विलेज उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसमें लीडर कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी थी इसमें। उसी के में दूसरा देखते हैं कि साइलेंट वैली मूवमेंट का कहाँ आया था, तो 1973 में आया था और ये केरला में आया था। ठीक है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो बन रहा था इसके विरोध में आया था। एपिको मूवमेंट कहाँ आया था, एपिको आंदोलन
1983 में आया था और ये कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, ये भी डिफॉरेस्टेशन को लेके हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 1985 में मेधा पाटेकर ने इसको लीड किया था। ये भी डैम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, नर्मदा पे जो डैम बनाया जा रहा था उसके विरोध में लाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये होस्ट कौन किया है, तो ये भूटान गवर्नमेंट किया है एंड सपोर्टेड बाय द टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन। ठीक है, तो सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कौन आयोजित किया है, तो ये भूटान किया है। ठीक है, इसमें टाइगर पॉपुलेशन जो है ध्यान में रखना है कि 2010 में 3200 था और अभी 12 सालों में 4500 हो गया है, तो ये बढ़ गया है। ठीक है, और ये जो है SFTLC ये क्या करेगा, ये सीक टू मोबिलाइज $1 बिलियन जो है इसको मोबिलाइज करने, $1 बिलियन की बात करी जा रही है टाइगर कंजर्वेशन के लिए। तो इसको फंडिंग किया जाएगा और इसमें जो है पैसे दिए जाएंगे लगभग $1 बिलियन की। ठीक है, ताकि जो है टाइगर का जो भी संरक्षण है वो किया जा सके। अगला है टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड, ये UNDP द्वारा लाया गया है और टाइगर बॉन्ड्स जो है ये ADB जो है लाया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टाइगर लैंडस्केप जो इन्वेस्टमेंट फंड ये कौन लाया है, तो UNDP लाया है। टाइगर बॉन्ड कौन लाया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक लाया है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ई वेस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, 2-4 दे सकता है आपको, पूछ देगा इसमें से कौन सा ई वेस्ट नहीं है। UPSC में एक बार इसको पूछ चुका है तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, रिसेंटली ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट एक रिलीज किया गया है 2024। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है, तो UN इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, सस्टेनेबल साइकिल तो प्रोग्राम इसके द्वारा किया गया है। तो इंडिया का इस रिपोर्ट में जो है क्या आया है, तो 3rd लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर के रूप में, मतलब ई कचरा जो है वो जनरेट करने में इंडिया का कौन सा स्थान है, तो वो 3rd है। और इसमें पहला किसका है, तो चाइना का है, और दूसरा किसका है, तो USA का है। अगला देखते हैं मिलेट्स जो है ये रिसेंटली क्या किया है, मिलेट्स क्या है, तो भाई क्लोजिंग सेरेमनी हुआ है कि इसका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो था वो FAO में चल रहा था, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में, उसी का भी समापन हुआ है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को क्या किया था, जैसे मिलेट्स का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, अगला है यूनेस्को को जियो पार्क के बारे में है, तो एडिशनल जो 18 न्यू जियो पार्क को क्या किया है, यूनेस्को के जियो पार्क लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ठीक है, ये यूनेस्को का जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है उसमें जो है 18 नए जियो पार्क को शामिल किया गया है। तो उसमें देख लेते हैं कुछ है, जैसे लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये पोलैंड को लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो को शामिल किया गया है। इम्पैक्ट क्रेटर लेक ये फिलीपींस का जो है फिनलैंड का है, इसको किया गया है। और उबेराबा जो है ये ब्राज़ील का, ये 3 और भी चीज़ें की अगर 18 है तो इसमें ये आपको 2-3 ध्यान में रखना है। अब MYAC ये क्या है, तो ये 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज। ठीक है, ये क्या है, ये एक चैलेंज जो इनिशिएट किया गया है। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है बाय 1 UN क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप, UNCC लर्न ने इसको प्रमोट किया है 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज। ठीक है, इसका क्या है मतलब, तो इसका एम ये है, इसका उद्देश्य ये है कि जो यूथ है ना 10 से 30 साल के कैटेगरी के, तो उसको उनको क्या है कि उनको कहा जा रहा है कि भाई आप कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए। ठीक है, अपना सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो मतलब कैसे क्लाइमेट को जो है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे निपटने के लिए कौन कौन से कॉन्क्रीट एक्शन है, तो उसके लिए इनकरेज करता है, मतलब उसके लिए बढ़ावा देता है 10 से 30 साल के लोगों को कि आप जो है कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए कि कैसे आप जो है इस क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके विरुद्ध में जाके कैसे जो है इसको बचाएंगे, कैसे जो है वनीकरण हो गया और भी चीज़ें जो है आप कोई आपके पास आइडिया है, कोई आपके पास इस तरह का नवाचारी उपाय है तो उससे आप कैसे बचा सकते हैं, उस पर जो है आप कॉन्क्रीट एक्शन अपना दीजिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है 4 SDG को प्रमोट करता है। कौन कौन सा है, SDG 6, SDG 12, SDG 13 और SDG 14। तो इसको आपको ध्यान में रखना। UNDP ने क्या अनवेल किया है, तो क्लाइमेट प्रॉमिस 2025, ये नेक्स्ट स्टेज क्लाइमेट ठीक है प्रॉमिस इनिशिएटिव का है। तो ये कौन किया है, तो UNDP किया है।
अगला है एनुअल लैंडस्केप यूज ऑफ लैंड कवर एटलस। ये ध्यान में रखना है कि लैंड कवर से संबंधित एटलस जो है इंडिया का निकाला गया है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक जो एटलस है ये इसरो भी निकालता है, ठीक है, ये आपको इसका पता होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ था, एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस, ठीक है। ये किसके द्वारा, तो ये देखिए इसरो का जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है उसके द्वारा ये निकाला गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। अगला है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने क्या रिलीज़ किया है, तो ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट 2023 इसको रिलीज़ किया है। अगला रिपोर्ट देखते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ये क्या किया है, तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट ये निकाला है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, ये हर बार आपको बताते जाते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करता है WF, और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम का जो एनुअल रिपोर्ट ये जारी करता है IEA। कौन, IEA, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये कौन, UNEP जारी किया है। तो ये कुछ रिपोर्ट थे। अब देख ले हैं गैप लिमिटेशन क्या होता है, तो गैप लिमिटेशन इज अ कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी दैट रेफर्स टू द फिजिकल कॉन्स्टेंट ऑन द साइज ऑफ प्रे दैट ए प्रेडेटर कैन कंज्यूम। कहने का मतलब है उसका इतना छोटा मुंह है, ठीक है, तो वो इतना बड़ा जो है वो कैसे जो है अपना शिकार को खाएगा, इतना बड़ा शिकार है और इतना छोटा उसका मुंह का गैप है, तो ये गैप जो होता है ना, माउथ का गैप, उसी से रिलेटेड संबंधित है। तो ये गैप लिमिटेशन है भाई, कि इतना बड़ा शिकार है तो इतना छोटा मुंह लेके वो नहीं खा सकता है, तो इसी को गैप लिमिटेशन कहा जाता है। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड संबंधित है, ठीक है। तो दिस लिमिटेशन इज प्राइमली डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ प्रेडेटर माउथ। तो गैप लिमिटेशन पूछ देगा तो इसी से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। तो जियांट प्रेडेटर लाइक ए स्नेक इन गुजरात, एक जियांट प्रेडेटर जो है स्नेक है, ठीक है, उसका नाम है वासुकी इंडिकस, ठीक है, इसको लिख देते हैं आप, ध्यान रखिएगा, वासुकी इंडिकस, ठीक है। तो ये कहाँ है कि लिग्नाइट माइन जो है कच्छ जो है गुजरात में, वहाँ पे ये मिला है, ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ए न्यू स्पेसीज ऑफ सिसैडा बटरफ्लाई जो एक प्रकार का है, डिस्कवर्ड इन मेघालय, ये आपको ध्यान में रखना है। आरोग्य पाचा क्या है, तो ये पाचा का मतलब पाचन, ठीक है, आरोग्य का मतलब तो जानबे करते हैं। तो ये क्या है, एंडेमिक जो है ये अगस्त्यार हिल जो है केरला का, तो वहाँ पे जो है ये एंडेमिक है। ये अपना क्या करते हैं ना कि लोकल जो है कनी ट्राइब जो है ये हेल्दी फूड वहाँ पे यूज़ करते हैं, जो ये आरोग्य पाचा, और ये क्या है ना कि स्टेमिना को जो है उनके बूस्ट करता है और उनके हेल्दी जो है लाइफ को डिनोट करता है ये, ठीक है। तो इसी पे बहुत सारा जो आरोग्य पाचा है ना, इस ट्राइब से सीख के इस पे जो है ड्रग जो है बना रहा है कि भाई जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसको कैसे जो है लोकल जो हमारा विधि है, जो बहुत सारे राज्यों के लोकल कम्युनिटीज़ जो है ये अपनाते हैं, तो उस पे जो उनसे कैसे सीख के जो है इसको मेडिकल में यूज़ किया जाए, इसके लिए ये पूरा बात कह रहा है। तो ए ड्रग नेम जीवनी भी बनाया गया है ना। तो आरोग्य पाचा पे का इस्तेमाल करके इनका जो है विधि का एक टेक्निक और इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके जो है हमारा मेडिकल इंडस्ट्री जो है तो इस तरह का एक ड्रग बनाया है जीवनी, ठीक है। तो आपको 2-3 चीज़ें रखना है कि लोकल कानी ट्राइब जो है ये केरला में है, और यहाँ का जो है अगस्त्यार हिल्स और यह आरोग्य पाचा जो है यहाँ पे मेथड यूज़ किया जाता है, एंडेमिक है वहाँ का, ठीक है। अब है रिंगवुड डाइट। तो रिसर्चर्स जो है USA का ये अनकवर किए हैं क्या भाई, तो वास्ट रिजर्वियर ऑफ वाटर डबल, इसका नाम है रिंगवुड डाइट ओशियन, एक प्रकार का रिंगवुड डाइट ओशियन जो है ये कहाँ पे ओशियन है, तो ये मेंटल है, आप पढ़े होंगे ना, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है। तो ये मेंटल में जो है इस तरह का रिंगवुड ओशियन पाया गया, तो इसके बारे में ये बात कहा गया। अगला देखते हैं, रिसेंटली इंडिया द US हैव डिसाइडेड टू रीएक्टिवेट, ठीक है, एक है इसका नाम है इंदूज INDOOS। तो ये बहुत सालों से ये बंद था,
ठीक है। तो इंडिया और यूएस के बीच में ये पार्टनरशिप है और इंडिया यूएस ने डिसाइड किया कि चलो भाई इसको रीओपन करते हैं, ठीक है। तो कोविड पेंडेमिक के बाद से ये बहुत दिन से बंद था। तो ये क्या है, तो इंडियन ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम है, बस यही आप रखना है, इंडूस, ठीक है। जीरो शैडो डे तो अभी बेंगलोर में हुआ है, ये एक्सपीरियंस किया गया बेंगलोर में। जीरो शैडो तब होता है जब एकदम सूर्य आपके एकदम ठीक माथे पे आ जाए, कोई भी जो है छाया ही नहीं बना। मान लेते तिरछा सूर्य जो है तिरछा रहेगा तब ना आपको जो है किसी प्रकार का छाया। तो ये कहाँ एक्सपीरियंस किया गया है, तो बेंगलोर में, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अब है ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं कि ग्रीन क्रेडिट जो है, ग्रीन क्रेडिट ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1968 के आता है। ये क्या करता है, तो प्रोवाइड एडवांटेज टू द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। तो ग्रीन क्रेडिट किससे है, तो इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट उसके अंतर्गत आता है। जैसे मान लेते कहते हैं ना, इंडिया ने ग्रीन क्रेडिट जारी किया, इंडिया ने कार्बन क्रेडिट जारी किया, या कोई इंस्टीट्यूशन ने कार्बन क्रेडिट जारी किया, तो आपको ध्यान में रखना है ग्रीन क्रेडिट किसके लिए, किसको एडवांटेज प्रोवाइड करता है, तो इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को, ठीक है, लोगों को। और ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, तो ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत आता है, या आपको डिफरेंस दे सकता है। और ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट रूल जो है उसके तहत आता है, ठीक है। और ये जो है प्राइमरी जो बेनिफिट किसको देता है, तो इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेशन को देता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ डिफरेंस जो है आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है यूएन असेंबली का जो है, यूएनईए का जो है 6th सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ पे, यूएन हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में। तो इस पे जो क्या चर्चा चला, तो क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी का जो कोलिशन है और एनुअल मीटिंग, ठीक है, इसी पे बात चला। और क्या है, तो यूएनईपी का जो है 2012 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब अगला देखते हैं कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। तो ग्रीन वॉशिंग जो है ना एक तरह का फर्जीवाड़ा है। क्या है, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज़, उसने क्या देखा है कि पब्लिक कमेंट्स ऑन प्रपोज ड्राफ्ट, अच्छा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने क्या किया है कि शॉर्ट पब्लिक कमेंट्स ऑन द प्रपोज ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग इशूज़ अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसमें कह रहा है ना कि भाई उन्होंने विचार मांगा है, किसने, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भाई कि लोगों से बोला है कि ग्रीन वॉशिंग पे जो गाइडलाइंस है उस पर अपने अपने विचार जो है पब्लिक कमेंट्स को बोला है कि आप पब्लिकों को कि अपने कमेंट कीजिए और अपने विचार अपने टिप्पणी दीजिए, इस पर क्या क्या चीज़ किया जा सकता है। तो पहले देख लेते हैं, ये तो कॉन्टेक्स्ट था कि न्यूज़ में क्यों था। और दूसरा ये है कि ग्रीन वॉशिंग कैसे किसको कहते हैं, तो इन्वॉल्व मेकिंग ए प्रोडक्ट और पॉलिसी सीम्स टू मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है, और लेस डैमेजिंग द देन इन द रियलिटी। कहने का मतलब है कि ये शो क्या करता है कि अरे भाई हम बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, कंपनी ए प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो कहता है कि ये देखिए बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, लेकिन उसका रियलिटी ये है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ही नहीं, एक तरह से मिसगाइड किया जा रहा है, ठीक है, कस्टमर को मिसलीड किया जाता है ना। एसी में ला देगा कि अरे भाई ये चीज़ जो है ये इमिशन नहीं होता है, ये एनर्जी इफिशियंसी है, ठीक है, और उसका कुछ काम है ये नहीं है उस प्रोडक्ट का। तो एक तरह से ये कि इसके अंतर्गत आएगा जो है ये ग्रीन वॉशिंग के तहत आएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो नीति बना के जो पेश किया जाता है ना लोगों के सामने से वो। अगला देखते हैं अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, ये सिडबी जारी किया, इसको आपको ध्यान में रखना है। अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड ये सिडबी जारी किया है और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड के थ्रू जो है इसको अप्रूव किया गया है, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है इसको अप्रूव किया। अगला देखते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 में आया है। ये 1974 के एक्ट को अमेंड करेगा और ये कहाँ अप्लाई होगा, तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूनियन टेरिटरीज जो है उस पर अप्लाई होगा। अगला है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2024, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो ये 2016 में अमेंड किया गया था इसको, ठीक है। इसमें पॉल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक रिपोर्ट, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के रिकमेंडेशन जो इसमें दिया गया था उसी के आधार पर ये अमेंडमेंट लाया गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा अमेंडमेंट, तो वाटर पे अमेंडमेंट आया 2024 में, प्लास्टिक में अमेंडमेंट आया। अगला है COP 14 जो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज जो है ये कहाँ हुआ है, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। इसका स्लोगन क्या था, तो नेचर नोज नो बॉर्डर, ठीक है।
उसके बाद है द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू फॉलो द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। वो बोला है सुप्रीम कोर्ट कि भाई जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है ना ओरिजिनल, वो फॉलो कीजिए, जो किस में दिया गया था, तो TN गोदावरन थिरुमलपाद, जो तिरुमलपाद का जो जजमेंट था, जो उस वाद था, उसमें जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन जो आया था कि किसको फॉरेस्ट कहते हैं, क्या डिफाइन करेगा फॉरेस्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस गाइडलाइन को, उस वाद को देखा जाए और उसके अनुसार किया जाए। ठीक है। अगला है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इसको डिक्लेयर किया गया है क्या, 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ द स्टेट। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब 5 मिनट और धैर्य बनाए रखेंगे, ये 2 पेज बचा हुआ है। ठीक है। इसको हम लोग जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है कि अप्रूव किया है PM सूर्या घर बिजली मुफ्त योजना। ठीक है। और ये क्या करेगा, रूफ टॉप जो है सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देगा, कितना, तो 1 करोड़ हाउस होल्ड नेशन वाइड को। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये मिनिस्ट्री आपको ध्यान में रखना है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री जो है इसको कर रही है। एम्स टू प्रोवाइड द फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट तक इसको है फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा। ठीक है। एवरी मंथ, कितना, 1 करोड़ हाउस होल्ड को। ठीक है। इसमें जो है बहुत सारा सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। अदर फीचर क्या है, तो मॉडल सोलर विलेज जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में इसको लाया जाएगा, उसको चुना जाएगा कि भाई देखिए ये बढ़िया काम किया है, तो मॉडल सोलर विलेज का जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इंसेंटिव्स फॉर लोकल बॉडीज़ को इंसेंटिव दिया जाएगा कि भाई तुम अच्छा काम करो, सोलर को बढ़ावा दो। ठीक है। हम तुमको इंसेंटिव दे रहे हैं। नेशनल पोर्टल फॉर सब्सिडी, जो भी है सब्सिडी जाएगा उसके लिए एक नेशनल पोर्टल लाया जाएगा। अगला है यूरिया गोल्ड, तो क्या है, सल्फर कोटेड यूरिया है। अगला देखते हैं पृथ्वी विज्ञान स्कीम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है इसको अंतर्गत लाया गया है। इसका टेन्यूअर क्या है, तो 2021 से 2026 तक इसका टेन्यूअर है। ये पर्पस क्या है, तो होलिस्टिकली क्या करेगा, तो अर्थ साइंस जो है, ठीक है, उसका एस्पेक्ट को देखेगा। पृथ्वी विज्ञान स्कीम इसी के लिए लाया गया है। अगला है एक एनर्जी चार्टर ट्रीटी जो हुआ है, तो उसमें यूके क्या क्या है कि हम जो है छोड़ रहे हैं, ये आउटडेटेड हो चुका है फॉसल फ्यूल के लिए, तो यूके बोला है कि हम इसमें नहीं रहेंगे भाई। ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ था। डेनमार्क क्या किया है, तो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव डेनमार्क के साथ जो है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव कौन लॉन्च किया है, तो इंडिया और डेनमार्क। अगला है इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंट एग्री फूड सिस्टम इन इंडिया वॉच लॉन्च, कौन लॉन्च किया है, तो नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है FAO के सहयोग से इसको लॉन्च किया। इसका क्या नाम है, तो इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंट एग्री फूड सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। अगला है गेल इंडिया लिमिटेड, जो गेल इंडिया लिमिटेड है वो क्या किया है, इंडिया का पहला स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट जो है विजयपुर MP में स्टैब्लिश किया है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला है PM ने क्या किया है, लॉन्च किया है, तो इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, कहाँ पे, वाटर वेसल, ये कहाँ पे, तो ये जो है हरित नौका इनिशिएटिव के तहत PM ने इसको लॉन्च किया। ये किसने बनाया है वेसल को, ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है सेल इनलैंड जो है वाटरवे वेसल को जो है जहाज़ को इस तरह का शिप को किया है, PM ने लॉन्च किया है। तो इससे संबंधित ये न्यूज़ था। अगला है नीति आयोग ने क्या किया है, तो LNG एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग। ठीक है। तो इट इज़ द आउटकम ऑफ नीति आयोग एंड द एम्बेसी जो है नीदरलैंड का, ये दोनों मिल के जो है LNG पे रिपोर्ट जारी किया है। अगला है इथेनॉल 100, तो क्या है, फ्यूल है, लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें ब्लेंड क्या होगा, 90 to 94% जो है इथेनॉल है और 4 से 5% जो है मोटर स्पिरिट है। ठीक है। इसमें जो है 1.5% जो है को सॉल्वेंट है, ठीक है, अल्कोहल के रूप में। तो आपको इसको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये जो है कैबिनेट अप्रूव किया है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग जो है कैट अलायंस जो है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, इंडिया में होगा, और इंडिया इसका मेंबर भी बना है। तो ये इस बजटरी सपोर्ट कितना दिया है, तो 150 करोड़ का दिया है। ये 5 सालों के लिए है, 2023-24 से लेकर 27-28 तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है लॉन्गेस्ट डी सी कोरल रीफ जो है कहाँ, US का अटलांटिक कोस्ट पे मिला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है उड़ीसा गवर्नमेंट रिक्वेस्ट किया है क्या, डिप्लॉयमेंट ऑफ कुमुकी,
भाई कहा है केरल से, सॉरी तमिलनाडु से उड़ीसा गवर्नमेंट कि जो मैन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसके लिए अपना कुमुकी एलिफेंट दो, तमिलनाडु को बोला है उड़ीसा गवर्नमेंट कि भाई इस चीज़ को रोकने के लिए, वन्य जीव मानव संघर्ष को रोकने के लिए आप अपना कुमुकी एलिफेंट हमको दीजिए। ठीक है। अगला है IMD के बारे में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो है डिपार्टमेंट है, ये सेलिब्रेट अपना कर रहा है 150वां जो है साल इस्टेब्लिशमेंट का। 1875 में आया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला है IIT दिल्ली ने क्या किया है, अपना क्रिएट किया है हाई रेजोल्यूशन, क्या किया है, इंडियन लैंडस्लाइड और ससेप्टिबिलिटी मैप को IIT दिल्ली ने डेवलप किया है। तो विंड्स क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, इसी को बोलते हैं विंड्स। ठीक है, कौन किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको लॉन्च किया है। अगला है अंटार्कटिक जो है सरकम पोलर जो है करंट ACC, तो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, एक एंशियंट जो है अंडर वाटर माउंटेन रेंज हिडन विद द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ओशियन करंट। ठीक है, तो अंटार्कटिक सरकमपोलर जो है करंट को साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। और ये कहाँ पे किया गया है, तो साउदर्न ओशियन में। साउदर्न ओशियन कहाँ पे है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, दक्षिणी सागर कहाँ पे है, अंटार्कटिक के पास है क्या कहीं लोकेशन में, पता कीजिएगा इसको। ठीक है, देखिएगा। अगला है और ये लास्ट है, ये है पुनगौर काऊ जो है गौ है, जो गाय है, ये गाय की प्रजाति है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि PM ने इसको फीड किया था, मकर संक्रांति पे खिलाया था इसको। ये इसका साइज़ 70 से 90 सेंटीमीटर होता है और इसका वेट जो है 115 से 200 kg होता है। ठीक है, इसको जो है बौना जो है जानवर के रूप में जाना जाता है और वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट हम्प जो है ब्रीड है कैटल का, जानवर का। ठीक है, और ये पुनगौर जो विलेज है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश का, इसमें ये पुनगौर काऊ मिलता है। तो आज ये पूरा एनवायरनमेंट आपका पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।